Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Myself Girish Singh and today we are discuss about numerical analysis related to electric field and electric force. बात करें प्रीवियस पार्ट की तो प्रीवियस पार्ट के अंदर अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है Three charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in figure. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to BC is. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? गिवन डेटा। तो गिवन डेटा लिखेंगे अपन कि अपने को कौन कौन चीजें वो दे रखी है। ठीक है, तो देखो अपने को कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। ये जिसकी वर्टेक्स हो गई ए बी और सी, तीन वर्टेक्स हो गई ए बी और सी, और इसकी जो साइड है वो कितनी है? ये समझ लो ये ए है। ठीक है, और इनके ऊपर नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, ये तीन चार्ज रख रखे हैं। ठीक है, यही तो ऐसा ही है। और आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि ए के ऊपर यानी वर्टेक्स ए पे जो चार्ज रखा है कौन सा? क्यू, इसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। लेकिन कौन से डायरेक्शन वाला फोर्स होना चाहिए? वो नॉर्मल डायरेक्शन में, बीसी के नॉर्मल। किसके नॉर्मल? बीसी के नॉर्मल। अब मेरी बात सुनना, आगे देखना, आपको जो फोर्स निकालना है इस लाइन के नॉर्मल में ही वो फोर्स निकालना है। मतलब क्या है? जैसे देखो ये मैंने बीसी लाइन है, बीसी। ठीक है, इसका नॉर्मल का मतलब क्या है? आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड कंसीडर नहीं करनी, केवल नॉर्मल ही कंसीडर करनी। तो नॉर्मल तो है वो अपर साइड और लोअर साइड को क्या करेगा? कंसीडर करेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपकी? क्लियर है भाई यहां तक कि अपन बीसी के अलोंग बात नहीं करेंगे, अपन बीसी के परपेंडिकुलर बात करेंगे। तो अपन बीसी के परपेंडिकुलर अपर साइड भी ले सकते हैं और लोअर साइड भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है क्यू, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ए के ऊपर फोर्स की वैल्यू है वो कौन कौन सी है, उसकी डायरेक्शन कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं फोर्स बना लेता हूं। तो आपको पता है एक तो ये वाला चार्ज फोर्स प्रोड्यूस करेगा और एक ये वाला चार्ज है वो इसमें क्या करेगा? फोर्स प्रोड्यूस करेगा। नेगेटिव चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा होगा? अट्रैक्शन का। पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन। तो देखो ये हो गया एफ बी। बताओ कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, और ये वाला चार्ज से क्या करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो ये आ जाएगा एफ सी। ठीक है, एफ बी का मतलब क्या है कि बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है नेगेटिव क्यू वो इसे अट्रैक्ट कर रहा है और सी पॉइंट पे जो रखा है वो इसे रिपल कर रहा है। यहां तक बातें सही है। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है? वो है 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर 60। तो ये सारे एंगल कितने? 60। ठीक है, तो ये तो मैंने फोर्स बना ली। अब मेरे को ये बताओ, नॉर्मल डायरेक्शन में तो फोर्स है ही नहीं। कई बच्चे कहेंगे सर इसके नॉर्मल में तो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा। अरे दिखाई नहीं दे रहा तो अपन क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट्स को ले सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ में कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो आप उसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो वैसे ही अपन एफ सी और एफ बी के क्या कर लेंगे? दो कंपोनेंट कर लेंगे। चलो इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं एफ बी के दो कंपोनेंट कर रहा हूं। देखो ये तो आ गया वर्टिकल डायरेक्शन, बोल सकता हूं मैं डाउनवर्ड, ये आ गया हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो है कौन सा? वर्टिकल बोल सकता हूं लेकिन डाउनवर्ड है। और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे ही एफ सी के भी दो कंपोनेंट कर लेंगे। देखो ये तो है वर्टिकल में और इसी डायरेक्शन में ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। ये किसमें आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल। बताओ यहां तक बात सही है? ठीक है, अब अगला कह रहा था परपेंडिकुलर वाले फोर्स आपको बताने हैं। ये जो अलोंग है हॉरिजॉन्टल वाले ये आपको बताने नहीं है। इसका मतलब इस वाले फोर्स को कंसीडर ही नहीं करना। तो फोर्स तो दो ही बचे, एक तो ये और एक
ये। अब ये फोर्स है कौन कौन से वो आप देख लेते हो एक बार। देखो ये वाला एंगल कितना 60, कितना है ये 60, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 ड्यू टू अल्टरनेटिंग एंगल, और ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 ही होगा। ठीक है, क्या बात है। अब मेरे को ये बताओ ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, इसका मतलब ये तो थीटा है, ये भी क्या है थीटा है। ठीक है, तो एफ बी के कितने कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट थे, एक तो कौन सी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा एफ बी साइन थीटा। बताओ सही है क्या, एफ बी साइन थीटा। और ये वाला आएगा एफ बी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू तो 60 है। ठीक है, वैसे ही ऊपर की साइड देखो ये आ जाएगा एफ सी कोस थीटा, और ये आ जाएगा एफ सी साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कंपोनेंट कर लिए। तो अब मेरे को ये बताओ नेट फोर्स है वो परपेंडिकुलर या फिर आप ऐसे कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा है। तो आप लिखोगे देखो ऐसे, नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज एट vertex A in perpendicular direction of BC is F net is equal to, बताओ नेट फोर्स कितना है। ये दो ही तो है लेकिन ये ऐड नहीं हो सकते अभी, अरे दो ही तो है ये लेकिन ये ऐड नहीं हो सकते, तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एफ सी साइन थीटा माइनस एफ बी साइन थीटा। बोलो भाई आपकी समझ में आ गई बात। अरे यहां तक किसी को दिक्कत बताओ भाई, ये वाला है और ये वाला दो ही है, बस इसके परपेंडिकुलर ये दो ही हैं, ये तो इसके अलोंग है, तो इन्हें तो अपने को देखना ही नहीं। अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट पे, किस चार्ज पे, एक पॉइंट पे, और जो क्यू चार्ज लिखा है इसके ऊपर। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये कब आया था आरपीएमटी 2003 के अंदर ये आया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो थीटा की वैल्यू तो पता है अपने को, एफ सी और एफ बी की वैल्यू निकालनी अपने को पड़ेगी कि एफ सी क्या है और एफ बी क्या है। तो देखो मैं एफ सी और एफ बी की जो वैल्यू है सबसे पहले तो वही फाइंड आउट करूंगा। तो देखो सबसे पहले निकालता हूं एफ बी। तो पहले ये बताओ एफ बी है क्या। एफ बी है फोर्स बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, तो देखो आप लिख दोगे फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में a, और ये a है और ये भी क्या है a ही तो है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगले कई बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज कब आता, जब मैं इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करता, लेकिन अभी मैंने वेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब मैंने क्या किया है मैग्नीट्यूड लिख दिया। ऐसे ही एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये फोर्स है Q और Q के बीच में, तो लिख दोगे K Q अपॉन A स्क्वायर। ये आ गया अपना सेकंड। यहां से आप क्या बोल सकते हो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी। तो देखो अगर मैं यहां पे एफ बी रख दूं सी की जगह तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफ बी साइन थीटा माइनस एफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा 0। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, जो कब आया था नीट की जो एग्जाम है आरपीएमटी उसमें 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए डाइपोल Q is equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and D is equal to 0.01 meter. Calculate the maximum torque for this dipole if E is equal to 5 into 10 to the power 5 Newton upon coulomb.
तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डेटा, कि अपने को गिवन डेटा है वो क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 11। तो जो गिवन डेटा है सबसे पहले आप वो लिख लोगे। तो गिवन डेटा लिखते हैं, देखो अपन कह रहा है कि डायपोल है एक, जिसका जो चार्ज है ना, चार्ज की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है। चार्ज कितना दे रखा है, Q इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, ये आपको चार्ज दे रखा है। उसके बाद में आपको डिस्टेंस दे रखी है D इक्वल टू 0.1 मीटर, ये दे रखी है। फिर आपको कह रखा है मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, वो है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, ये अपने को गिवन डेटा है। अब मेरे को बताओ मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि टॉर्क, वी नो दैट टॉर्क टो इज इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा। पढ़ा है, यहां पे पढ़ा है। फिर मैंने आपको 3 केस लिखवाए थे, याद करो। फर्स्ट केस था थीटा इक्वल टू 0, जो शो करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, स्टेबल कंडीशन। सेकंड था वो था थीटा इक्वल टू 90, वो शो करता है मैक्सिमम टॉर्क को। याद करो मैंने बताया था कि मैक्सिमम टॉर्क है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है। और थर्ड जो कंडीशन थी वो थीटा इक्वल टू 180 थी, वहां पे अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक था अपना ये। तो यहां पे आप होगे फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा इक्वल टू 90। तो यहां से टॉर्क की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम अपने को मिलेगी, और वो होगी PE sin 90, यानी sin 90 की वैल्यू 1, तो PE। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना होता है अभी, तो मैक्सिमम वो होता है P और E। मैक्सिमम टॉर्क है वो होता है PE, ये फॉर्मूला है अपना। अब अपने को E गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन P अपने को गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, P की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो P की वैल्यू होती क्या है, पहले ये बता दो आप। P की वैल्यू होती है 2AQ, लेकिन डिस्टेंस D हो तब क्या होती है, चार्ज इनटू डिस्टेंस और इनटू में E। ठीक है, तो यहां से तो मैक्सिमम है वो आ जाएगा। Q की जगह क्या लिख दोगे, Q की जगह चार्ज लिख दोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.1 इंटू यहां पे 5 इंटू 10 टू द पावर, ये आ जाएगी 5। ठीक है, ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। तो कैलकुलेशन करोगे तो देखो पहले नंबर वालों को देख लो, 5 इंटू 2 ये हो गया 10। और जैसे ये पॉइंट आओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैंने बताया ये नीचे कितना आ जाएगा, 10। और वो 10 है वो इस पावर को काट देगा। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस 10 को वो क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये वाला 10 ये मान लो ना कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या 10 की पावर -6 और इंटू में 10 की पावर +6, और ये आ जाएगा 10 की पावर -1। देख लो ये आएगा। अब और अब चलते हैं अपन कौन से क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो ये रहा। 4 charges equal to Q are placed at the 4 corners of a square and a charge Q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of Q is। तो क्वेश्चन देखा, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। आपने वो क्या क्या दे रखी, चार्ज दे रखा है Q और साइड दे रखी है A। ठीक है, और कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर ले लेते हैं अपन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके जेईई मेन 2004 में ये आया था। देखो ये वर्टेक्स है A B C और D, बेसिकली स्क्वायर है और वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज Q सिचुएटेड है। ठीक है, सेंटर पे, यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रख रखा है, जिसे मैं डिनोट कर देता हूं। ये देखो स्मॉल q, कौन सा स्मॉल q। और कह रहा है पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में। पूरा सिस्टम किसमें है, सिस्टम जो है सिस्टम वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो ईच चार्ज में, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी
मतलब सारे रेस्ट पोजीशन के अंदर है, तो आप कहोगे सब पे जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे जैसा कि कॉन्सेप्ट आप 12th क्लास में लगाते हो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो सारे बच्चे ज्यादातर क्या देखते हैं, सेंटर देख लेते हैं, सेंटर पे नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तो 0 होना ही है। क्यों, देखो ये इससे रिपल करेगा, ये इससे रिपल करेगा, ये इससे रिपल करेगा, ये इससे रिपल करेगा, तो इसका मतलब सारे एक जैसे ही है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो ये भी 10 न्यूटन का लगाएगा, तो दोनों एक जैसे, ये 10 न्यूटन का लगाएगा तो ये भी क्या करेगा, 10 न्यूटन का ही लगाएगा। अब ये दोनों आपस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे आपस में, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपन कहेंगे नेट फोर्स तो 0 ही है ना। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, क्या ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या करो, बी पॉइंट वाले या फिर सी पॉइंट या डी ले लो या फिर ए ले लो, जो भी आपके मन में आए। तो सबसे पहले मैं करता हूं, इस बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इस पे जो नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो मैं कितनी कर देता हूं, 0 कर देता हूं। नेट फोर्स की वैल्यू इस पे मैं कितनी कर देता हूं, 0। क्यों, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो ये बोला है ना कि देखो ऐसा कहा है, एट इट्स सेंटर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसका नेट फोर्स की वैल्यू कितनी कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं सेंटर है इसे O डिनोट कर लेता हूं, और ये जो इसका डायगोनल है वो आप सभी को पता है वो कितना होता है, √2a। ठीक है, तो देखो इस पे आप नेट फोर्स निकाल लेते हैं। पहले बताओ नेट फोर्स, इस पे अलग अलग फोर्स कितना है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स कितने होंगे, तो देखो 1 2 3 और, तो इससे 4 डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, फोर्स होंगे, जो ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इस चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए प्रोड्यूस करेगा मैं उसकी डायरेक्शन डाल लेता हूं। तो देखो फोर्स बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्शन की साइड होगी में रिपल करेगा ना, तो ये आ जाएगा एफ ए। ठीक है, अब बताओ फोर्स बिटवीन सी एंड बी वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, देखो रिपल करेगा इसी के अलोंग, तो ये हो गया एफ सी। फिर डी में और इसमें क्या होगा, देखो ये एस ए, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एफ डी। ठीक है क्या, चलो ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इसने इसे रिपल कर दिया, इसने भी इसे रिपल कर दिया, इसने भी इसे रिपल कर दिया, अगर सारे के सारे इसे रिपल करने लग गए तो ये यहां कहां से रहेगा, ये तो छोड़ के जाएगा फिर नहीं। अगर मैं ऐसे कहूं कि एक रूम में 3 ना बच्चे हैं और एक बाहर से कोई बच्चा आ रहा है और तीनों के तीनों उसके धक्का लगाने लग जाए तो वो अंदर कैसे घुसेगा, फिर मेरी बात समझ आ रही है, वो तो दूर ही भागेगा। लेकिन 3 में से अगर एक भी उसके फेवर में हो कि मैं तो इसे अंदर घुसाऊंगा, तो फिर हो सकता है कि वो अंदर आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है कि ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज तीनों इसे क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं, रिपल, क्योंकि इनकी नेचर हमें पता है कि तीनों तीनों कैसे है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज कौन सा है, ये स्मॉल क्यू है, इसकी नेचर अपने को पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। लेकिन यहां से एक चीज पता चलती है, जब तक ये चार्ज इन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगा, नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी। अब है क्या, वो देखो, ये तीनों चार्ज मिलके क्या कर रहे हैं, जितना फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स, उतना फोर्स ये क्या करेगा, अट्रैक्शन का अगर लगा दे तो ये वाला चार्ज यही कहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। मेरी बात में आई, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज तीनों मिलके 100 न्यूटन का रिपल्शन फोर्स लगा रहे, तो अगर ये वाला चार्ज 100 न्यूटन का क्या कर दे, ये वाला चार्ज 100 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर दे, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था। ठीक है, देखो तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये बात लगे इसकी नेचर कैसी आएगी, है ना, नेगेटिव इसकी नेचर आएगी, और ये जो फोर्स अप्लाई करेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो इस पे एफ ए, एफ से एफ डी, और ये जो लास्ट फोर्स जो मैंने निकाला है वो कौन सा है, ये था एफ ओ। इन चारों की वैल्यू मैं एक बार फाइंड आउट कर लेता हूं, चलो मैं करता हूं। देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन एफ ए कितना है, एफ ए
एफ ए क्या है, देखो इन दोनों में से फोर्स है, दोनों चार्ज ले लो, तो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है a, तो a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। फिर देखो एफ सी निकाल लेता हूं, एफ सी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, देखो सेम ही होगा ये तो, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट है एफ डी निकाल लेते हैं, तो एफ डी कितना है, तो देखो इसमें और इसमें, अरे इन दोनों में से तो फोर्स है ये एफ डी है ना, तो वो क्या है के क्यू क्यू अपॉन, अरे डी वाले के तो डिस्टेंस नहीं पता बी से, तो मैंने कहा ना डायगोनल कितना होता है बताओ, √2a, ये बता चुका हूं मैं, ये a है ये भी a है, तो ये आप क्या है हाइपोटेन्यूस निकाल लो इस ट्रायंगल के अंदर, और वैसे पता ही होता है कि डायगोनल जो है स्क्वायर का वो कितना होता है, फाइंड आउट करते हैं √2a, तो याद रखना स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हमेशा ही कितना होगा, √2a होगा, ठीक है। चलो तो ये जो डिस्टेंस है b की d से वो है √2a का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब लास्ट है रिमेनिंग पार्ट, वो है एफ ओ, कितना है एफ ओ निकाल लेते हैं, एफ ओ और बी में क्या है फोर्स है, तो ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, तो हाफ कर दो, हाफ करने पे आती है a√2, भाई √2a का आप क्या कर दो, हाफ कर दो, ये लो मैंने हाफ कर दिया, अरे आधा ही तो है ये, और हाफ करोगे तो ये इससे कटेगा, तो ये बनेगा a√2, देखो √2 यानी हाफ पावर, ये पूरी पावर हाफ कट जाएगी तो हाफ बचेगी, तो ये कितना आएगा a√2, तो इसमें k q और फिर क्या आएगा स्मॉल q, और नीचे आएगा a√2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया बेसिकली k q अपॉन a स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर 2, और वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा। चलो क्या ये बातें आपके समझ में आ गई, फोर्स के लिए निकाल दो। अब देखना कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां देखो नेट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, किस किस को, ए को और सी को, ए और सी को ये ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री वाला सबसे इजी होता है, याद रखना। देखो सबसे ज्यादा इजी होता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दो, उसके बाद में इजी क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर दो, माइनस कर दो। 90 डिग्री वाला भी बहुत ही इजी होता है, और फिर एंगल वाला आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ए और सी को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है, किसको, ए को और सी को, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, तो आपको पता है रिजल्ट किस डायरेक्शन में आएगा, वो इनके मिड पार्ट में ही आता है, ए और सी का रिजल्ट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और उन्हें मैं सपोज कर लेता हूं वो क्या होगा, वो एफ डैश होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट एफ डैश इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। फिर अपन क्या देखेंगे कि ये दोनों किस डायरेक्शन में है, एफ डी, और इन दोनों का ऐड, इन दोनों का सम वो सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है क्या, तो तीनों ऐड हो गए ना। अब बचा है ये वाला, तो नेट निकालेंगे, तो देखो जो इन तीनों का सम निकल के आया है उसे इनके साथ ऐड करने की कोशिश अपन करेंगे, तब सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये तो ऐड होगा ही नहीं, यहाँ क्या होगा माइनस, तो वहां से नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, और जैसे ही नेट फोर्स निकल के आ जाएगा उसे किसकी इक्वल कर दोगे, जीरो के, क्यों, क्योंकि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज जीरो। समझे भी बात को, स्टार्ट करो, चलो मैं इन्हें स्टार्ट कर देता हूं, तो देखना ये वाला पोर्शन थोड़ा सा है ना, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, देखो तो यहां से सबसे पहले मैं रिजल्ट निकाल लेता हूं, है ना, तो यहां लिख देता हूं रिजल्टेंट, यहां लिख देते हैं अपन रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी, और वो कितना आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू, देखो इनका मैं सम निकाल रहा हूं, और वो आएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर टू एफ ए एफ बी नहीं है, अभी एफ सी है, एफ सी कोस ऑफ 90, तो कोस 90 की वैल्यू जीरो, ये वाली जो टर्म है पूरी कितनी हो जाएगी, जीरो, तो रिमेनिंग पार्ट है अंडर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, और देखो एफ ए और एफ सी की वैल्यू तो क्या है, इक्वल ही है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2f a स्क्वायर, देखो सही है क्या,
2fa²। यहां से f डैश की जो वैल्यू है वो क्या निकल आएगी बताओ, fa√2। अरे भाई ये तो बाहर निकल जाएगा रूट से, 2 क्या है अंदर रिमेनिंग रहेगा। fa की वैल्यू पुट कर दो, fa की वैल्यू कितनी है देखो, वो है kq²/a²√2। बोलो भाई यहां तक बात सही है? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और ये इनका रिजल्टेंट आ गया, जो किस डायरेक्शन में आया है वो एफ डी की डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, चलो अब बताओ, अब दो तो ऐड हो गई, अब तीसरे को भी है ना, थर्ड पार्टिकल को या थर्ड है ना फोर्स को भी अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो अब मैं ऐड करूंगा किस किस को, एफ डैश को और एफ डी को। तो आप लिखोगे, यहां लिखोगे रिजल्टेंट ऑफ एफ डैश एंड एफ डी। देखो इनको ऐड कर लेता हूं, तो इनका रिजल्टेंट है वो एफ डबल डैश मान लो, सपोज कर लो है ना, एफ डबल डैश है वो क्या आ जाएगा, एफ डैश प्लस एफ डी। और इन्होंने डायरेक्ट ऐड क्यों कर दिया, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है kq²/a²√2 प्लस एफ डी की वैल्यू है kq²/2a²। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एफ डबल डैश आ गया, क्या तीनों ऐड हो चुके हैं, तीनों ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तीनों अब ऐड हो गए। अब बताओ मेरे को कि अपने को तो नेट फोर्स निकालना है, तो एक और बाकी है, अभी एफ ओ भी बाकी है। इस पे तो 4 फोर्स लगे थे, 3 आपने ऐड कर दिए और एक और बाकी है। तो देखो नेट फोर्स अब लिख लेते हैं अपन, कितना फोर्स है, नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज एट वर्टेक्स बी। बी पे जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स है, तो F नेट इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा, F डबल डैश माइनस FO। बोलो सही है क्या? अरे इन तीनों को जो आपने सम किया, इनका रिजल्टेंट निकाला, वो इस डायरेक्शन में आया था। अभी मैंने बताया ना, वो किस डायरेक्शन में आया था, इस डायरेक्शन में, ऐसे तो आया था। और ये F है वो किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन के अंदर है। इसका मतलब दोनों ऐड हो ही नहीं सकते, दोनों क्या होंगे, माइनस। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे एफ नेट इज इक्वल टू, एफ डबल एक्स की वैल्यू क्या है, तो kq²/a²√2 प्लस kq²/2a² माइनस FO की वैल्यू कितनी है, तो FO की वैल्यू ये रही 2kq स्मॉल q अपॉन a²। देखो ये था अपना नेट फोर्स, समझे भी बात को, ये कौन सा फोर्स अपना, नेट फोर्स अपना ये हो। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। आप यहां लिखोगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन F नेट इज इक्वल टू 0। तो इस फोर्स की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। kq²/a²√2 प्लस kq²/2a² माइनस 2kq स्मॉल q अपॉन a² इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, देखो अपने को स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले इस पार्ट को साइड है ना अपन भेज देंगे, तो ये आएगा kq²/a²√2 प्लस kq²/2a² इक्वल टू 2kq स्मॉल q अपॉन a²। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है पहले वो अपन देख लेते हैं। तो देखो kq²/a² कॉमन है, यह आएगा √2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2kq स्मॉल q अपॉन a²। तो आपको पता है कि मल्टीपल यानी प्रोडक्ट के अंदर है ना कैंसिल आउट हो जाता है, इस q से ये वाला q होना कैंसिल आउट, a² से ये a² कैंसिल आउट होगा। तो 2q की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। q की निकालें तो इसे डिवाइड में आप भेज सकते हो, तो q जो है वो क्या आ गया, वो आ गया, देखो इसे डिवाइड में जो नीचे साइड आ जाएगा, यहां एक q रिमेनिंग पार्ट है, तो q अपॉन 2 और √2
प्लस 1/2 और आगे क्या आएगा ये क्यू की वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में, याद दो, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, ये क्यू है ये इतना नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव। अब आप ऑप्शन है ना सेटिस्फाई कर सकते हो। देखो जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उनको आप एक बार देखोगे तो देखो थर्ड जो ऑप्शन है उसमें लिख रखा है q/2 √2 ऐसे देखो कुछ लिख रखा है, और उससे नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है ना इसका सही है। देखो यहाँ पे इसे और भी आगे करके दे रखा है -q/2, 2 आपने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो यह यार 2√2 + 1 और 2 × 2 4, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाता, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन है ए चार्ज q is placed at each of the opposite corners of square. A charge q is placed at each of the other two corners. If the net electric force on q is 0, then q/q equals. तो सबसे पहले अपन गिवन है ना डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका कौन सा 30, ठीक है, जो जेईई मेन 2009 के अंदर ये आया हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर के ऊपर कौन सा चार्ज है वो क्यू चार्ज। ये देखो कितना है क्यू, ये जेईई मेन में आया था, और जेईई मेन की एग्जाम होती है ना उस टाइम ट्रिपल लगती थी 2009 के अंदर। ठीक है, और आपके कह रहा आपको कि ऐसे बोल रहा है कि क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स, दो अपोजिट कॉर्नर के ऊपर कौन सा चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, फिर लिखा है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स, यहां रखा है स्मॉल क्यू चार्ज। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज 0, कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है 0, देन फाइंड आउट करना है q/q। अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है q/q की। ठीक है, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। नेट फोर्स इस पे कितना है 0। ठीक है, मेरी बात है। अब जो अपोजिट कॉर्नर है देखो ये वाले और ये वाले ऐसे आपको कुछ दे रखे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं, इस के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स आएंगे वो कितने आएंगे, सबसे पहले ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां देखो मैं ऐसे कह रहा हूं, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज इससे क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इससे क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये आप सपोज कर लो कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा। अब जो इसमें बातें कही हैं वो कह रखा है कि Q is placed as opposite corners, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको इन चार्ज की नेचर गिवन नहीं है, तो आप बेसिकली इन्हें क्या लेके चल सकते हो, या तो पॉजिटिव लेके चल सकते हो या फिर इन्हें क्या लेके चल सकते हो नेगेटिव लेके चल सकते हो, वो आप पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले मैं कह देता हूं कि इसकी जो है ना साइड है वो A है, ये आप सपोज कर सकते हो, और इस चार्ज के ऊपर 3 फोर्स लगेंगे, ये वर्टेक्स है A B C और D, इस पे 3 फोर्स लगेंगे, तीनों में बना लेता हूं। B एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक D इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और एक C इस पे क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस चार्ज की नेचर है इस चार्ज की नेचर वो आप क्या सपोज करोगे, वो आप अपोजिट नेचर क्या है सपोज करोगे। क्यों करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या क्योंकि ये वाले चार्ज देखो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो सपोज करो ये वाला चार्ज से क्या कर रहा है, ऐसे रिपल कर रहा है। ठीक है, ये वाला चार्ज से क्या कर रहा है, ऐसे रिपल कर रहा है। ठीक है, और ये वाला जो है ना फोर्स जो है वो Fc है। कौन सा है, Fc। अब ये वाला चार्ज से रिपल करना स्टार्ट कर दे, ये वाला चार्ज से रिपल करना स्टार्ट कर दे, फिर तो क्या होना है, फिर तो ये छोड़ के चला जाएगा, तो फिर क्या इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, तो फिर इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि दोनों चार्ज की नेचर कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, वो किसके क्यू के। तो यहाँ पे एक बात पता चल गई कि दोनों चार्ज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, नेगेटिव। देखो मैं इस
वाले चार्ज को क्या है Q अपॉन Q। अब मेरे को पता था क्या कि नेगेटिव तो होना है, लेकिन एक बार मैं क्या सपोज कर लेता हूं कि ये दोनों जो चार्ज है वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। कैसे है? पॉजिटिव। देखो फिर ये वाला जो चार्ज है वो इसे रिपल कर देगा, फोर्स निकाल दिया, ये वाला चार्ज इसे क्या कर देगा? रिपल कर देगा। ठीक है, क्या बात है? ये इसे रिपल कर देगा, ये भी इसे क्या कर देगा? रिपल कर देगा। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? Fd, और ये वाला जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? Fb। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बताओ नेट फोर्स निकालना, तो पहले B को और D को अपन डील कर लेंगे और फिर लास्ट में C को डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किस एंगल पे? 90 वाला सबसे इजी पार्ट होता है। सबसे पहले अपन इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो मैं Fb की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। Fb कितना है? तो फोर्स बिटवीन A एंड B है, तो वैल्यू आ जाएगी KQ स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। बोलो सही है क्या? ठीक है, अब फाइंड आउट कर लेते हैं FC की वैल्यू। तो फोर्स बिटवीन A एंड C, पहले बताओ ये वाली है ना जो डायगोनल, ये कितना होता है? A अंडर रूट 2 बता रखा है ना, ये कितना होता है? A अंडर रूट 2। तो FC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? देखो KQ अपॉन A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये है वो आ जाएगा आपके KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और 2 की साइड आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये FC आ गया। अब फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा? FD। FD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो KQ स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। देखो ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, डिस्टेंस पता है, चार्ज पता है, फॉर्मूले लगाने हैं, सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं ऐड करता हूं B को और D को, तो क्या करूं बताओ? रिजल्टेंट वाला इसमें क्या अप्लाई कर देते हैं? फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आप निकालोगे रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD, और रिजल्टेंट आ जाएगा वो सपोज कर लो F डैश आएगा। वो क्या आएगा? F डैश, क्योंकि अभी तो आपने दो को ही क्या किया है? ऐड किया है। तो वो आएगा क्या? FB स्क्वायर FD स्क्वायर टू FD cos ऑफ 90, ये टर्म होगी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो यहां पे FB की और FD की वैल्यू इक्वल है, आप देख सकते हो। FB और FD क्या है? इक्वल है, तो D की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं? B पुट कर सकता हूं। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 2FB का होल स्क्वायर, और FB का स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर निकल आएगा, और वो बनेगा FB अंडर रूट 2। देखो ठीक है क्या? चलो FB की वैल्यू बताओ मेरे को। FB की वैल्यू कितनी है? FB की वैल्यू है KQ स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर और अंडर रूट 2। बोलो क्या ये दोनों ऐड हो चुके हैं? ये दोनों ऐड होने के बाद इनका रिजल्ट किस साइड आएगा? तो रिजल्ट हमेशा आता है मिड पार्ट में, तो ये डायरेक्शन है F डैश की। ठीक है, अब बच गए अपने क्या? ये दोनों को ऐड करना है, रिजल्ट निकल गया। तो आप निकल दोगे आप क्या? नेट फोर्स F नेट, वो क्या हो जाएगा? F डैश प्लस FC। ठीक है, F डैश की वैल्यू KQ स्मॉल q अंडर रूट 2 अपॉन A स्क्वायर प्लस FC की वैल्यू वो देखो 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है क्या? ये क्या आ गया? नेट फोर्स। अब देखो आप क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स ऑन Q चार्ज इज इक्वल टू 0, कि नेट फोर्स की जो वैल्यू है Q चार्ज पे वो कितनी है? 0 है। अब आप क्या करोगे? नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो कितने पुट कर दोगे? इसमें 0 पुट कर दोगे, तो वहीं से क्या आ जाएंगे? इसके आंसर आ जाएंगे। तो देखो F नेट इज इक्वल टू कितना हो गया? F नेट इज इक्वल टू हो गया 0। तो ये देखो KQ स्मॉल q अंडर रूट 2 अपॉन A स्क्वायर प्लस 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू 0। कहा है ना कि नेट फोर्स निकालने के बाद में वैल्यू कर दो 0। ठीक है, अब सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है उस साइड है ना भेज दोगे, तो ये क्या बनेगा? 2 नहीं KQ स्मॉल q अंडर रूट 2 अपॉन A स्क्वायर, और ये पार्ट उस साइड जाएगा तो माइनस 2KQ स्क्वायर अपॉन A। कैंसिल आउट कर दो, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है। तो देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, K से ये K कैंसिल आउट हो गया, इस Q से एक Q कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है?
वो है q अंडर रूट 2 है ना इज इक्वल टू -2 और q। देखो सही है क्या? यहां से अपने को जो फाइंड आउट करना था वो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q था, तो इसको उस साइड आप भेज दोगे तो क्या बनेगा अंडर रूट 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू q अपॉन स्मॉल q। बताओ वैल्यू कितनी आ गई? देखो ऊपर पावर हाफ और नीचे पावर 1 है तो हाफ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां से q अपॉन स्मॉल q की जो वैल्यू है वो आ गई -1 अपॉन अंडर रूट 2। ये आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन आप सेटिस्फाई कराओगे तो फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है -1 अपॉन अंडर रूट 2, ये आपका सेटिस्फाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 13 जो जेईई मेंस 2009 के अंदर ये आया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन है an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton upon Coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, is. तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे अपन कि गिवन डेटा क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे ये प्लेस्ड है, ठीक है, और इंटेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ठीक है, और कह रखा है कि टॉर्क की वैल्यू दे रखी है टो इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। चार्ज निकालना है और डायपोल की लेंथ दे रखी है यानी डिस्टेंस दे रखी है d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को चार्ज फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है ये सीजीएस में इसे एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10 to the power -2 मीटर। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आप लिखोगे वी नो दैट torque on electric dipole in uniform electric field tau is equal to PE sin theta। तो इस टू क्या होता है PE sin theta। तो की वैल्यू है 4 P क्या होता है? P is equal to होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन ऑफ 30। देखो सही है क्या आंसर? ठीक है, चलो क्लियर है। आगे Q फाइंड आउट करना है, D है 2 into 10 to the power -2, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 into 10 to the power 5 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है टर्म, तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनको उस साइड अपन भेज देंगे। तो यहाँ पे पहले एक चीज कर लेते हैं, देखो ये 10 to the power 3 रिमेनिंग पार्ट है। अरे भाई -2 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो कितना हुआ 3 पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, तो 2 into 10 to the power ये आ गई 3। क्यों फाइंड आउट करना? ये मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में ये क्वांटिटी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 और ये आ गया 10 to the power -3। तो ये आया इसका आंसर। चार्ज की वैल्यू आ गई 2 into 10 to the power -3, या फिर इसे ऐसे भी कह सकता है 2, ये क्या होता है 10 to the power -3 मिली कूलम्ब, है ना, मिली तो होता है 10 to the power -3 और चार्ज की यूनिट क्या है कूलम्ब, तो ये बन गया 2 मिली कूलम्ब। देखो आप आंसर इसके आप देख सकते हो। तो आंसर नंबर जो थर्ड है इसका देखो वो दे रखा है 2 मिली कूलम्ब, इसका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है two similarly equally charged sphere B and C repel with each other with a force of F. When they are at some distance to each other, a third identical uncharged sphere is touched to B and then C. Now it is separated from the both spheres. Calculate the new force between B and C. तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली जो बात की है मैं उससे आपको कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करूंगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है, वो अपन देखेंगे। देखो क्या कर रहा है कि दो इक्वली चार्ज स्फीयर है, एक तो B है और एक क्या है C, और दोनों है वो इक्वल, या फिर ऐसे कह सकते हैं कुछ डिस्टेंस पे ये सेपरेटेड है।
तो डिस्टेंस नहीं दे रखी, आप सपोज कर लो कुछ भी डिस्टेंस, जैसे r सपोज मैं कर लेता हूं, ठीक है। दोनों ये इस r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, दोनों के बीच जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स भी दे रखा है इन दोनों के बीच में, तो फोर्स जो है वो है F, वो कितना है F, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि साइमल्टेनियसली है ना, आपने क्या किया, एक थर्ड स्फीयर जो अनचार्ज है, देखो ये भी चार्ज है, ये भी कैसा है, चार्ज है, तो सपोज को ये Q है और ये भी चार्ज है, इक्वली चार्ज है, दोनों Q है, ठीक है। अब आपने क्या किया, थर्ड अनचार्ज, वो कैसा है, अनचार्ज, ये ध्यान रहे आपके, अनचार्ज स्फीयर है A, ये देखो ये अनचार्ज है, यानी इसके ऊपर Q की वैल्यू कितनी है, 0 है, ऐसा ही कुछ बोल रहा है शायद, देखो हाँ, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर है, वो पहले B से आपने टच किया है, फिर किससे टच किया है, C के साथ आपने इसे क्या कर दिया, टच कर दिया। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले A के पास से लेके जाओगे, A से B से इसे आपने टच कर दिया A को, ठीक है, फिर आप इसे C से टच करवाओगे, ठीक है। तो याद करो आपने 3 मेथड पढ़े थे चार्जिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, वो आपके याद होंगे, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आप किसी दो बॉडी को टच करवाते हैं तो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज क्या है, वो स्प्रेड होता है, यानी फैलता है, चार्ज फैलता है। और वो कैसे फैलता है कि जैसे ही आप इसे इसके कांटेक्ट में लेके जाओगे, जब तक दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वली हो जाएगी तब तक चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? देखो कुछ ऐसा होता है, देखना ये 10 कुलॉम है, इसके पास मैं एक बॉडी लेके आया हूं जिसपे चार्ज नहीं है, तो होगा क्या, जब तक दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाएगी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाएगी, स्टेबल कंडीशन, यानी जब तक दोनों पे चार्ज की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर जो चार्ज है वो निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 + Q2/2, यानी दोनों का चार्ज ऐड कर दो, उसे क्या कर दो, हाफ हाफ कर दो। भाई मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक दो है ना स्टूडेंट्स है, एक के पास है ना 5 रुपए और एक के पास 3, आपको कह दें कि दोनों कांटेक्ट मिलाओ, कांटेक्ट मिलाने का मतलब क्या, आपको इक्वल चार्ज आपको दोनों को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो आप क्या करोगे, 5 + 3 8 हो गए और 4 में डिवाइड कर दोगे। मेरी बात समझ आ रही? तो वही चीज सेम यहाँ आपको करनी है, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा कि जैसे आप A को B से टच करवाओगे तो यहाँ पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जब आप A को C से टच करवाओगे तो दोबारा क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में इस A को हटाई देना, फिर दोबारा इन दोनों में फोर्स निकालना और उस फोर्स की वैल्यू आपको बतानी, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन की मेन थीम, ठीक है। देखना ये अपने है ना बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप देखना एक बार। मैं कह रहा हूं B जो है उस पे Q चार्ज है, C जो है उस पे भी Q चार्ज है, डिस्टेंस है वो R है, तो फोर्स, इनिशियल फोर्स बोल सकते हैं इसे, इनिशियल फोर्स F = KQ/R²। इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। हाँ, फिर आप क्या लिखोगे कि जब आप A को B से क्या करोगे, टच करवाओगे, when sphere A touched with sphere B then charge will be redistributed on sphere B and A, then new charge on B and A, आप ऐसे बोल सकते हैं। जब आप यहां लिख दोगे न्यू चार्ज ऑन B, वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, देखो आपने क्या किया, A को टच करवाया ना इससे, A पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, इस पे चार्ज कितना है, Q, हाफ हाफ करना है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा Q/2, इस पे आ जाएगा, हाफ हो गया, तो 0 तो कुछ है ही नहीं, इसमें चार्ज नहीं, इसने अपना हाफ चार्ज A को दे दिया, A के ऊपर जो चार्ज है वो कितना आ गया, Q/2 आ गया, और B पे भी कितना है रिमेनिंग, अब Q/2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, A को C से भी टच करवाओगे, तो न्यू चार्ज ऑन C = बताओ C के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि Q/2 तो A के ऊपर है, जो किससे मिला है, B से मिला है इसे,
और अब आपने किसके साथ इसे टच करवा दिया, तो दोनों पे इक्वल इक्वल करना है। तो देखो सबसे पहले दोनों चार्ज को ऐड करो, तो ऐड हो जाएगा q/2 प्लस q, तो ये आ जाएगा 3q/2। ठीक है, अब इसका हाफ हाफ दोनों को मिल जाएगा, तो हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3q/4 और वो भी आ जाएगा 3q/4, तो 3q/4 इसके ऊपर और 3q/4 इसके ऊपर, तो इसका जो न्यू चार्ज है वो कितना होगा 3q/4। ठीक है, क्या बात है, यहां तक आपकी क्लियर हो रही है बात। मैंने ए को बी से कांटेक्ट मिलाया, चार्ज टोटल निकाल लिया और उसका हाफ हाफ मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसके पास बेचारे में चार्ज था नहीं, नेट चार्ज 0 था, इसका चार्ज q था, तो इसी का चार्ज क्या है हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो इसके पास q/2 रिमेनिंग रहेगा और इसको है ना q/2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो q/2 इसे जो मिला है वो इसको इस c के साथ कांटेक्ट में लेके जाओगे तो वो इस q के साथ ऐड होगा और फिर दोबारा अपन क्या कर देंगे हाफ हाफ कर देंगे। देखो इसको मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। जैसे सपोज करो आप 3 स्टूडेंट की बात कर रहे हो, कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हो 3 स्टूडेंट, एक के पास 10 रुपए, दूसरे के पास भी 10 रुपए और तीसरे के पास है ना उसके पास रुपए ही नहीं है ना, वो गरीब है बेचारा है ना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो स्टूडेंट बी है उसके पास में स्टूडेंट ए को लेके गए। ठीक है, तो आप दोनों को हाफ हाफ क्या करोगे पैसे है ना रुपए दे दोगे, तो 5 उसे मिल गए और 5 बी को मिल गए। ठीक है विभाग, अब जो है ना ए के पास है, अब वो है ना गरीब नहीं रहा, अब उसके पास कितने आ चुके हैं 5 रुपए आ चुके हैं। अब वो किसके पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है, तो सी के पास पहले से है ना कितने हैं 10 है और 5 ये अपने लेके जा रहा है, तो 10 + 5 कितने हो गए 15 टोटल रुपए हो गए। तो आप क्या कहोगे, आप ऐसे कर सकते हैं कि 7.5 इसे दे दो 7.5 इसे दे दो है ना, 7.5 उसे मिल जाएंगे 7.5 उसे मिल जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है, तो आपने ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज को, दोबारा से फॉर्म्ड किया है, तो ये न्यू चार्ज आ गया। अब बताओ न्यू फोर्स वो कितना आ जाएगा, तो न्यू फोर्स है वो आ जाएगा आपका F' K q/2 3q/2 नहीं 4 अपॉन डिस्टेंस तो नहीं है, उसी डिस्टेंस पे आपने रखा है, तो ये आ गया r। तो यहां से ये जो बनेगा वो क्या बनेगा देखना, ये है वो बन जाएगा आपका 3/4 और 4 × 2 8 kq स्मॉल q/r²। देखो या ठीक है क्या, तो मैं ऐसे नहीं हो सकता क्या कि जो न्यू फोर्स है वो 3/8 टाइम्स है किसका, इनिशियल फोर्स का। देखिए अरे ये जो q/r इसको ये तो अपना इनिशियल फोर्स ही तो है, तो अपन ऐसे नहीं कह सकते 3/8 टाइम्स हो गया, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो जो फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स का 3/8 टाइम्स अपने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही कह रहा था कैलकुलेट द न्यू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन बी एंड सी, तो वो कितना आ जाएगा 3/8 टाइम्स टू इनिशियल फोर्स। ठीक है क्या, तो ये अपने हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 charges 2q, -q and -q are placed at the vertices A, B and C respectively of a equilateral triangle ABC of side A. Find the magnitude of dipole moment of this system. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी अपन बातें कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें अपने को बोल रहा है कि इक्वेटोरियल एक क्या है, ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो इसके वर्टेक्स पे रख रखा है। किस पर रख रखा है, वर्टेक्स पे। ठीक है, और ऐसे बोल रहा है कि ए और ए है इसकी क्या ये साइड्स, और यहां पे -q, यहां पे भी -q और यहां पे 2q, ये आपको दे रखा है। अब अगर इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जब अपन निकालेंगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, कि चार्ज और
डिस्टेंस जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आता कहां से है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल अरेंजमेंट है टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज का which is separated by small distance, जो small distance पे क्या है सेपरेटेड होते हैं। ये आपने पढ़ लिया था कि स्मॉल क्यू पॉजिटिव और स्मॉल क्यू नेगेटिव दोनों एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए बस कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों कितने भी हो लेकिन दोनों इक्वल होंगे, लेकिन उनकी नेचर अपोजिट होगी, वो दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ इस सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो देखो नेगेटिव क्यू नेगेटिव क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। चलो इसमें से अगर मैं एक क्यू ले लूं, इस 2q को मैं ऐसे लिख सकता हूं q एंड q, तो ये वाला q पॉजिटिव ये वाला q नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। तो इसे सपोज कर लो कि ये वाला जो डायपोल है एक हो गया AB इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, फिर एक जो डायपोल हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, AC, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अपने पास कितने डायपोल हो गए, 2 डायपोल हो गए। एक तो कौन सा है AB और एक कौन सा है, एक है अपने पास A और C। ठीक है, चलो अब इनका नेट अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले AB जो डायपोल है उसकी बात करेगा तो उसका चार्ज है Q, डिस्टेंस A, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आ जाएगा, तो देखो आप लिखोगे डायपोल मोमेंट ऑफ AB डायपोल, डायपोल मोमेंट ऑफ AB डायपोल P1 इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो AQ हो गया। ठीक है, सेकंड देखो सिमिलरली डायपोल मोमेंट ऑफ AC डायपोल, ये क्या आ जाएगा P2 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा AQ। देखो सही है क्या बात, इसका डायपोल मोमेंट भी AQ, इसका डायपोल मोमेंट भी AQ। आपको पता है 2 डायपोल हैं तो उनके दोनों के 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं और डायपोल इस डायपोल का जो मोमेंट आएगा वो आ जाएगा AQ, जिसे P1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इस डायपोल का जो मोमेंट आएगा उसे लिख दिया P2 से और वो अभी है AQ। ठीक है, अभी बात दोनों आपने निकाली। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड नहीं होती। डायरेक्ट ऐड नहीं होती तो आप क्या करोगे, यहां पे फॉर्मूले अप्लाई करोगे वेक्टर वाले। ठीक है, तो देखो दोबारा से मैं एक बार ये क्रिएट कर लेता हूं, ये देखो ऐसे, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, अब यहां पे ये जो डायपोल है AB, ये डायपोल कौन सा है AB, इसके मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आएगी P1 की डायरेक्शन। और ये डायपोल है इसके मोमेंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी इसके मोमेंट की डायरेक्शन, तो ये हो गया P2। ठीक है, नेट निकालने के लिए क्या कर दो, या तो कंपोनेंट कर दो या फिर वो फॉर्मूला लगा दो। कौन से वाला फॉर्मूला, एंगल वाला, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो एंगल को पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब 60 60 60, तो ये वाला एंगल भी 60। कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, P नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर टू P1 P2 cos ऑफ 60। अब बताए P1 P2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है, लास्ट में पुट कर देंगे तो ये आएगा P1 स्क्वायर, ये आएगा P1 स्क्वायर टू, ये भी हो जाएगा P1 स्क्वायर। देखो P1 ही तो है, P1 स्क्वायर cos 60 की वैल्यू हाफ होती है 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, ये क्या हो गया 3P1 स्क्वायर, और 3P1 स्क्वायर का मतलब P1 अंडर रूट 3। ठीक है, P1 की वैल्यू पुट कर दो तो P की वैल्यू नेट क्या आ गया, मोमेंट, P1 की वैल्यू है AQ, तो AQ अंडर रूट 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने न्यूमेरिकल डिस्कस कर ली। कल जो अपना लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर अपन सारे न्यूमेरिकल है ना
ऑब्वियसली ना 30 तक न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा, तो कल अपन 40 क्वेश्चन है ना डिस्कस करेंगे, आज अपन ने 60 तक क्वेश्चन डिस्कस कर ली। थैंक यू।